चलिए देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरह की जानकारी है ऐसा है कि फर्स्ट ईयर का जो क्लास है 12 में वो स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ लोगों का कॉल आया, उन्होंने ये बताया कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हैं, ऐसा इस तरह का। जो हो सकता है, जो कोई भी व्यक्ति हो, या तो स्टूडेंट कोई हो या कोई टीचर हो, जो इस तरह का बोले हो, तो ऐसा कोई भी बात नहीं। हम क्लास रेगुलर ले रहे हैं, जैसा कि 12th वाले को जानकारी होगा। क्लास हम लगातार ले रहे हैं और क्लास लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल अभी क्लास जो है वो लगातार रेगुलर चल रहा है। बैच जो है वो 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 5 अप्रैल से। हिंदी मीडियम वाला जो बैच है वो लगातार चल रहा है। हाँ, धीरे धीरे स्टूडेंट को जिस तरह की जानकारी हो, क्योंकि आपको भी पता है और जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट आज तक पढ़ा होंगे, बिना एडवर्टाइजमेंट के ही सब आए हैं आज तक। किसी दूसरे स्टूडेंट से पता किए होंगे या जो कुछ भी हो, उसके बाद आके देखते हैं, उसके बाद उनको जानकारी होता है कि हाँ क्या पढ़ना है, क्या सर पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा। बाकी लोगों का क्या है नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। आज तक जितना भी क्लास आप किए हों, चाहे आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर से पढ़ रहे हो, कभी भी किसी भी टीचर का कोई भी नाम नहीं लिया। हमको किसी और से कोई मतलब होता नहीं। जितना भी देर भर आता है, 45 मिनट 50 मिनट जो भी हो, तो उससे सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, 12 में जो क्लास है वो रेगुलर क्लास चल रहा है। सिर्फ आज सैटरडे को किसी कारणवश छुट्टी थी, संडे को तो छुट्टी रहती ही है, और मंडे से फिर क्लास जो है वो रेगुलर। ठीक है, तो जो पढ़ रहे थे हम उसमें ये था। इंग्लिश मीडियम का भी स्टार्ट हो चुका है, सीबीएसई वाला 11th का 9:40 से। लेकिन उसमें एक दिन जो है वो एक स्टूडेंट आया था, तो धीरे धीरे जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक उसी तरह का क्लास चलेगा, क्योंकि रिजल्ट से पहले जो लोग होता है वो रिजल्ट का वेट करते रहते हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद क्लास। लेकिन हम इसलिए शुरू कर देते हैं कि जितना जल्दी आइएगा 11th का उतना ज़्यादा चैप्टर आप पढ़ पाइएगा। लेट से आइएगा 11th का कम चैप्टर आप पढ़ पाइएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपने पढ़ाने वाले पे। जो हम पढ़ रहे पिछले क्लास में वो ये था, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम खत्म हो चुका। उसमें 4 पढ़े, सॉलिड स्फीयर का, फिर हॉलो स्फीयर का, फिर एक सिलिंड्रिकल वायर बोलते हैं या सिलिंड्रिकल कंडक्टर जिसको बोलते हैं, और एक था प्लेन शीट ऑफ चार्ज का। मतलब ठोस गोले का, खोखले गोले का, अब आवेशित चालक तार का या बेलनाकार तार का, और एक पढ़े ये आवेश की समतल चादर का। इतना चीज। ठीक, अब गॉस प्रमेय में एक चीज और पढ़ना ये था कि गॉस प्रमेय से आपको कूलम के नियम को व्युत्पन्न करना है, यानी कि डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम फ्रॉम डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। यानी गॉस प्रमेय से आपको बनाना है कौन सा नियम? कूलम का नियम। तो कूलम का नियम हम ये जानते हैं कि कूलम के नियम में हमारे पास एफ का आंसर लाना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये। और गॉस थ्योरम में भी हम जान रहे हैं कि फाई जो होता है वो बराबर है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। यानी गॉस प्रमेय में ये जानते हैं और कूलम के नियम में ये जानते हैं। इस प्रमेय से, यानी कि इस थ्योरम से, गॉस के प्रमेय से आपको ये वाला आंसर प्रूव करना है, व्युत्पन्न करना है, डेराइव करना है। ठीक है, तो समझिए इसको कैसे बनाइएगा। सबसे पहले समझिए 2 आवेश है, यानी कि 2 चार्ज है, एक Q1 दूसरा Q2, और बीच का जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है वो R है। 2 डिफरेंट चार्ज है, एक Q1 Q2 और बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी R है। 2 अलग अलग चार्ज के बीच की दूरी। ठीक है, 2 अलग अलग आवेश के बीच की दूरी। अब समझिए इसमें हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। तो ऐसा कीजिए, इसमें 2 तरह से आप बना सकते हैं कि Q1 को केंद्र पे यानी कि सेंटर पे मान के एक गॉसियन सरफेस बनाइए स्फेरिकल, या Q2 को सेंटर पे मान के गॉसियन सरफेस बनाइए स्फेरिकल। मतलब Q1 को केंद्र पे मान के एक गोला खींचिए गॉसीय सतह, या Q2 को केंद्र पे। मतलब समझिए फिगर ऐसा हो सकता है। अगर इसको केंद्र पे हम मान लेंगे तो ईओ हो गया, और जब ये केंद्र हो जाएगा तो ये त्रिज्या हो जाएगा, मतलब रेडियस हो जाएगा। रेडियस हो जाएगा तो ये ऐसा सरफेस बन गया। ये तब का है जब हम Q1 को केंद्र पे मान रहे हैं यानी कि सेंटर पे मान रहे हैं तब। इसी का दूसरा फिगर ऐसा हो सकता है, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। इसी को केंद्र पे मान लीजिए, सेंटर पे, इसको Q2 को,
तो Q2 को केंद्र पे मानिएगा तो ये आ जाएगा सरफेस पे, मतलब इस तरह का बनेगा ऐसा ये। तो इसमें आप दोनों तरह से बना सकते हैं, या तो Q1 को केंद्र पे मान के, सेंटर पे मान के, या Q2 को केंद्र पे मान के, ठीक है। तो यही फिगर फिलहाल अब रखने देते हैं। जो सेंटर पे है Q2 को सेंटर पे मान के यानी केंद्र पे मान के एक स्फेरिकल सरफेस बनाए, ये कहलाएगा आपका गॉसियन सतह यानी गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब जब बनाए तो यहाँ पे आइए, जिस पॉइंट पे Q1 है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर और एरिया वेक्टर dA वेक्टर, ठीक है। गॉस थ्योरम इसमें अप्लाई कीजिए। तो गॉस थ्योरम जब इसमें अप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखिएगा आप, क्या लिखते थे, कैसे लिखते थे, E डॉट dA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन। Q किस यूज, Q का यूज होगा, Q1 का या Q2 का। तो देखिए तो आप ध्यान से, ये जो सरफेस बनाए हैं आप, सतह बनाए, इसके अंदर में Q2 है कि Q1, इसके अंदर में कौन है, Q2 है। तो इसका हो जाएगा Q2 बाई एप्सिलॉन, Q बाई एप्सिलॉन नोट लिखते थे। इसको अब यहाँ से केवल E का वैल्यू बनाइए, ठीक है। आपको पूरा सोल्व कैसे करना है ये प्रोसेस समझिए कि यहाँ से अभी तक जो बनाते थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में, हमेशा E का आंसर इससे निकलता है। और E जब हमारे पास आ जाएगा तो F बनाने के लिए हम सूत्र लगा देंगे E बराबर F बटे Q, E इज इक्वल टू F बाई Q। और अगर F निकालना है तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू Q, ठीक है। ये उसी में सिर्फ आपको, तो यहाँ से पहले E बनाते हैं, E इसको अलग किए, E इंटू dA इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू Q2 बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। उसके बाद आइए, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब कोण का वैल्यू 0। तो कोण की जगह रखिए E इंटू dA इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू Q2 बाय एप्सिलॉन नोट, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 जब हो जाएगा तो रख दीजिए इसका वैल्यू E इंटू dA इंटू 1 इज इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन नोट। इतना तक का हो गया। अब इसमें क्या कीजिएगा, E को बाहर कर लीजिए, dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो E बाहर, अंदर में dA इज इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन नोट। अब इसके बारे में समझिए, ये dA वाला तो आप पहले से जानते हैं कि जैसा सतह है, जैसा सरफेस है, उसका क्या रखना, आपको एरिया रखना। ये स्फेरिकल है, मतलब गोला है, और गोला का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन नोट, या E का आंसर निकालिएगा तो Q2 बाई एप्सिलॉन नोट, ये गुना में था, इधर आके भागा हो जाएगा, ये इतना हमारे पास E का आंसर आ गया। ये इसी को इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q2 बाई आर स्क्वायर। E समझिए कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया। E का वैल्यू, अभी तक हमको एप्लीकेशन मतलब गॉस प्रमेय का जब ये अनुप्रयोग बनाते थे तो यहीं तक का E का ही आंसर हमको निकालना होता था, लेकिन यहाँ से हमको गॉस थ्योरम से ही, गॉस प्रमेय से ही कूलम का नियम बनाना, और कूलम के नियम में हमको इतना आंसर लाना है। तो इतना आंसर लाना है तब समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकला, मतलब विद्युत क्षेत्र यहाँ का निकला, यहाँ पे आवेश है, चार्ज है कौन सा, Q1। तो अगर Q1 पे फोर्स लग रहा हो F, ठीक है, तो E इज इक्वल टू F अब बाई Q रखिएगा। तो Q रखिएगा तो ये बताए Q1 या Q2 में किसको रखिएगा, इसका तो फील्ड ही है, फील्ड किसका है, Q2 का, मतलब जिसका क्षेत्र है, क्षेत्र किसका है, Q2 का है। तो Q2 का क्षेत्र है तो Q2 खुद पे थोड़े फोर्स लगाएगा, मतलब बल थोड़े लगाएगा, E बल लगाएगा किस पे, Q1 पे, तो Q1 पे लगेगा, तो जिस पे लगेगा वो नीचे Q1। और अगर F चाहिए तो E इंटू Q1। इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर बन गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 बाई आर स्क्वायर और बगल में Q1। अब देखिए तो आपका आंसर आ गया, F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अब बाई आर स्क्वायर। कितना आसान, सिर्फ जहां तक अभी तक E जो मानते थे, E का वैल्यू निकालते थे विद्युत क्षेत्र का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी के बदले हमको E से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के करना है। E इज इक्वल टू F बाई Q, इज इक्वल टू F बाई Q। अब इसमें Q2 के लिए अगर Q2 को अंदर में रख रहे हैं तब फोर्स लगेगा Q1 पे, और अगर Q1 को अंदर में रख रहे हैं तो फोर्स लगेगा किस पे, Q2 पे। मतलब ये अगर सेंटर में रहता, केंद्र में रहता, तो ये ना आ जाएगा सरफेस पे, सतह पे ये आएगा,
इसका जो दूसरा फिगर बना है वो। तो इसी को आप दूसरे तरीके से ऐसा बना सकते हैं, इसको सेंटर पे मान के, इसको तो सेंटर पे मान के ये बनाए ही, इसको सेंटर पे मान लीजिएगा तो ये सरफेस पे चला आएगा। तो यहाँ Q2 के बदले Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जहाँ Q1 लिख रहा हूँ वहाँ Q2 हो जाएगा, जहाँ Q2 लिख रहा हूँ वहाँ Q1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू फिर से चला आएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी आवेश को केंद्र पे मान के बना सकते हैं, या तो Q1 को या Q2 को। ये ध्यान रखिएगा कि एक को जिसको केंद्र पे यानी सेंटर पे रखिएगा, दूसरा जो होगा वो सरफेस पे होगा, सतह पे चलाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, दूरी है दोनों के बीच का, वही रेडियस का काम करेगा गॉसियन सरफेस का। ये आपका आंसर हो गया कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन किस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक है, इसमें आप न्यूमेरिकल पढ़े होंगे इससे जुड़ा हुआ, कि बहुत सारा जो है ड्रॉप है उसको आइडेंटिकल होता है सारा ड्रॉप। आइडेंटिकल कहने का मतलब सबका सब कुछ बराबर, सबका सब कुछ बराबर है, और सबको कंबाइन करके एक बड़ा बिग ड्रॉप बनाना। तो उस बिग ड्रॉप के लिए क्या वैल्यू बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, और हर साल लगभग एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ आता है। ठीक है, गॉस थ्योरम जो था, गॉस प्रमेय आपका ये इतना तक ही था, पीछे पड़े गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, और ये गॉस प्रमेय के आधार पे कूलम्ब के नियम को बनाना था। ठीक है, अब देखिए उसमें ये क्वेश्चन होता है कि बहुत सारा आइडेंटिकल ड्रॉप, ठीक है, इसका नंबर टोटल मान लीजिए n, इस n को मिला के एक लार्जर ड्रॉप या बिगर ड्रॉप बनाना। ठीक है, आपको दिया रहेगा स्मॉल वाले ड्रॉप का रेडियस, चार्ज, ये फिर रेडियस या पहले कैपेसिटी, फिर चार्ज, फिर वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी बोलते हैं, पोटेंशियल, भी से पोटेंशियल यहाँ होगा वेलोसिटी ने। उसके बाद फिर बचा एक क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा का, और एक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपको दिया रहेगा छोटे वाले बूंद का त्रिज्या, धारिता, आवेश, विभव, पृष्ठ आवेश घनत्व और स्थितिज ऊर्जा। और ई जिस अगर त्रिज्या दिया हुआ छोटे वाले का, तो आपको बताना है कि बड़े वाले का त्रिज्या क्या होगा। छोटे वाले का धारिता मतलब कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि बड़े वाले का कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक, उसके बाद फिर ये जो पढ़ते हैं चार्ज Q होता है, तो Q जो होगा तो बड़े वाले के लिए Q का क्या वैल्यू होगा। कैपेसिटी इसके पहले पढ़ना होता। कैपेसिटी में जब हम पढ़ते हैं कैपेसिटी वाला अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा, तो कैपेसिटी में ऐसा बनाते हैं कि V जो होता है उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। मतलब पहले धारिता समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ धारिता का यूज होगा। ये V और Q में रिलेशन ऐसा है, संबंध ऐसा है कि V और Q जो है एक दूसरे के समानुपाती। ठीक, V और Q एक दूसरे के समानुपाती है, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि आवेश जैसे बढ़ाएगा, आवेश के बढ़ने से विभव का मान जो होगा बढ़ेगा, यानी चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। मतलब इसको ऐसा लिख लिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, Q के बढ़ने से V का वैल्यू बढ़ेगा। अब इसी को जब करते हैं Q इज इक्वल टू CV, यहाँ जो C है यही कहलाता है कैपेसिटी या कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर के लिए। और मतलब कि ये हुआ कि C का वैल्यू हो जाता है Q बाई V। ठीक, इतना सा कंसेप्ट है, इसका अलग से आपको बता देंगे, अभी फिलहाल समझिए ये ड्रॉप वाला। ठीक है, C इज इक्वल टू Q बाई V। चलिए देखिए, अब बड़े वाले के लिए आप निकालिए। तो क्या करते हैं, इस सब का जो स्मॉल वाला ड्रॉप है ना, इस टोटल का वॉल्यूम और इसका अकेले का वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा, यानी कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, यानी कि n गुने एक छोटे बूंद का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। इसका सबका अलग अलग मान लीजिए, उसका R माने हैं तो इसका R डैश रेडियस, उसका चार्ज Q माने हैं या कैपेसिटी C माने हैं तो इसका कैपेसिटी C डैश, चार्ज Q माने हैं तो Q डैश, पोटेंशियल उसका V है तो इसका V डैश, और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश, और पोटेंशियल एनर्जी U डैश।
यानी कि बड़े वाले बूंद के लिए त्रिज्या r डैश, धारिता c डैश, आवेश q डैश, विभव v डैश, पृष्ठ आवेश का सिग्मा डैश और ये स्थितिज ऊर्जा u डैश। अब बनाते हैं। बूंद जो होता है यानी कि ड्रॉप जो होता है वो स्फेयर होता है। स्फेयर मतलब गोला। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर था तो आर क्यूब। उसी तरह जब इधर बनाएंगे हम तब 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। मतलब क्या आपके पास बच रहा है n इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। हमें आर डैश का क्यूब नहीं चाहिए, हमको केवल आर डैश चाहिए। तो इधर क्यूब है, इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा n इंटू आर क्यूब। लेकिन n का यहाँ क्यूब रूट नहीं निकलेगा, इस पे 3 रहता तब नहीं एक n बार कर लेते। तो आर क्यूब से पहले आर निकाल लेते हैं। आर क्यूब का घनमूल कितना आर, आर क्यूब घनमूल का मतलब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 3 में 1 बाहर करना। आर तो 3 यहाँ आपको दिख रहा था, 1 आर बाहर, लेकिन इस पे नहीं होगा, इसका 1 है पावर, तो हो जाएगा n 1/3। जैसे वर्गमूल को लिखते हैं स्क्वायर रूट को पावर के फॉर्म में कितना लिखते हैं 1/2, उसी तरह से घनमूल को लिखते हैं 1/3। ये हो गया आपका आर डैश का फॉर्मूला, आर डैश का। ठीक है ये तो मतलब कि बड़े वाले के लिए दिया रहेगा तो जितना नंबर रहेगा वो और जितना रेडियस छोटे वाले का रहेगा उसको रख दीजिए, वैल्यू बन जाएगा इसमें। ठीक, अब दूसरा समझिए सी डैश का, मतलब कि बड़े वाले का कैपेसिटी क्या होगा। तो जब धारिता पढ़े हैं हम, तो धारिता पढ़ने में हम ये पढ़े हैं कि किसी भी स्फीयर का यानी कि गोले का जो धारिता होता है उसका सूत्र ये होता है 4πε0 इंटू आर। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, नियत है। मतलब सी जो है बदलता है किसके अनुसार से, आर के अनुसार से। किसी भी गोला की या गोलीय चालक की धारिता जो होती है उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आर बदल रहा हो वैसे किसका वैल्यू सी का। तभी तुरंत नहीं हम आर डैश निकाल रहे हैं। आर डैश क्या है, आर इंटू n पे पावर 1/3। तब आर था, अब उसी तरह से सी बदलेगा तो आर डैश है, और जबकि धारिता जो बड़े वाले का लिख रहे हैं वो कितना है सी डैश है। तो सी डैश जहां आर डैश है वहां सी डैश, और जहां आर है वहां सी। ये हो गया सी डैश का फॉर्मूला। अब आते हैं, ये पहला हो गया आर डैश का, ये दूसरा हो गया सी डैश का। तीसरा पे आते हैं चार्ज पे। चार्ज उसका क्यू डैश है, ठीक है। और हर पे चार्ज क्यू है, हर छोटे वाले ड्रॉप पे यानी बूंद पे चार्ज क्यू है। जबकि इस तरह का कितना बार हमको जोड़ना, n टाइम्स जोड़ना है। n बार जोड़ेंगे तो एक बार जोड़े तो क्यू, 2 बार जोड़ेगा तो कितना 2q, 3 बार जोड़ेगा तो कितना 3q। उसी तरह से इसका क्या वैल्यू nq, ये n इंटू क्यू हो गया। 3 आंसर बन चुका है, ठीक है। अब बचा कौन सा, अगला बनाते हैं v डैश का। v डैश का फॉर्मूला कैसे बनेगा ये समझिए बड़े वाले के लिए। तो v डैश का आंसर बनाने के लिए समझिए कि c जो है वो बराबर है q बटे v के। c बराबर q बटे v, तब v निकालिएगा तो क्या आंसर बनेगा q बटे c। इसका मतलब है कि बड़े वाले के लिए निकालेंगे तो q बदलेगा q डैश से और c बदलेगा c डैश। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो। और इसी तरह से सिमिलरली करके छोटे वाले के लिए निकालेगा तो q बाई c होगा। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1 में 2 से भागा कर दीजिए, तब v डैश बाई v, q डैश बाई c डैश और q बाई c। इसी सबसे ऊपर 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला एक साथ, तो q डैश बटे c डैश गुने इसी सबसे ऊपर c बटे q। अब देखिए, अब इसका पूरा आंसर कैसे निकालेगा। तो अभी जब हम बनाए हैं ये 3 आंसर बनाए हैं, r डैश बनाए तो किस रूप में आंसर है r के रूप में, c डैश बनाए तो किस रूप में आंसर है c के रूप में, q डैश बनाए तो किस रूप में आंसर है q के रूप में। तब v डैश बनाएंगे तो हमको v के रूप में आंसर चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। v डैश बना रहे हैं तो केवल किसका वैल्यू होना चाहिए v का वैल्यू है, बाकी n का जो रहेगा वो। तो यहाँ पे हम वैल्यू बना चुके हैं ना, q डैश का और किसका c डैश का, ये दोनों वैल्यू रखिए। तो q डैश का क्या आंसर है n इंटू q, q डैश का ये q डैश लिखिए, छोटा वाला ही लिखा है तो छोटा वाला ही लिखिए। बड़ा छोटा सिर्फ समझने के लिए ऐसा, बड़ा छोटा जो भी लिखे q डैश, ये q। चलिए देखिए
क्यू डैश का भी हम पीछे निकाले हैं तो क्या आंसर है n इंटू क्यू, और सी डैश का निकालें तो क्या है c इंटू एन पे पावर 1/3 c अब बटे क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, c से c कैंसिल, ऊपर में बचा n, नीचे में n पे पावर 1/3, ठीक है। तो n ऊपर में 1, नीचे में देखिए ऊपर नीचे दोनों एक ही आधार है, यहाँ भी n यहाँ भी n, तो हम भागा सीखे होंगे पहले कि जब भी एक ही जैसा आधार बेस वाला होता है तो पावर को माइनस करते हैं, अगर डिवाइड में है तब, तो 1 माइनस 1/3, n 1 में से 1/3 घटाइएगा तो 3, 3 माइनस 1, यानी कितना आंसर n पे पावर 2/3। ये आंसर बन रहा है किसका, v डैश बाई v का, n इंटू कितना है आंसर 2/3, हमको v डैश चाहिए, तब v डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, मतलब इधर भागा में था इधर आके गुना में, ये हो गया v डैश का आंसर। v डैश इज इक्वल टू v इंटू एन पे पावर 2/3, ठीक है। अब v डैश निकाल लिया, अब अगला बचा किसका, सिग्मा डैश। सिग्मा डैश का निकालेंगे तो सिग्मा के रूप में आंसर आना चाहिए। सिग्मा डैश कैसे बनाइएगा, सिग्मा डैश का देखिए, सिग्मा निकालिएगा या पहले सिग्मा डैश, तो सिग्मा डैश का वैल्यू, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है क्यू बाई ए, तो क्यू डैश बाई ए डैश, यानी क्यू डैश अब बाई 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, क्षेत्रफल यही ना होता है स्फीयर का, गोला का, ये पहला। इसी तरह सिग्मा निकालिए तो क्यू बाई ए, तो क्यू अब बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, दूसरा फिर से डिवाइड कर दीजिए जैसे उसमें किए फर्स्ट से सेकेंड को, सिग्मा डैश बाई सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डैश बाई 4 पाई आर डैश का स्क्वायर बाई क्यू बाई 4 पाई आर का स्क्वायर, इसके लिए सबसे ऊपर हो गया, फिर कीजिए वैसे ही, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू डैश बाई आर डैश का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर सबसे ऊपर, आर स्क्वायर बाई क्यू। अब देखिए फिर से हमको क्यू डैश का और आर डैश का वैल्यू रख देना, क्यू डैश का वैल्यू n इंटू क्यू, ये पीछे वाला है v डैश वाला आंसर, और आर डैश का r इंटू एन पे पावर 1/3 का स्क्वायर करना, तो r का स्क्वायर स्क्वायर और 1/3 1/3 का कीजिएगा तो पावर से पावर इंटू हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर बाई क्यू, क्यू से क्यू कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा n पे पावर ऊपर में n 1 और नीचे में 2/3, फिर ऊपर ले जाकर माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 2/3, 3 में से एक घटेगा कितना, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 बचेगा 1/3। ये फिर आया आंसर किसका, सिग्मा डैश बाय सिग्मा का। फिर जो आंसर वो बना हुआ है वो आंसर बना हुआ है सिग्मा डैश बाय सिग्मा का, मतलब ऐसा आंसर है कि सिग्मा डैश बाय सिग्मा का आंसर है n पे पावर 1/3। अगर सिग्मा डैश हमको चाहिए फिर इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिग्मा इंटू n पे पावर 1/3, ये हो गया इसका आंसर। अब बचा एक लास्ट स्थितिज ऊर्जा वाला यानी पोटेंशियल एनर्जी का, 5 आंसर बना चुके, एक छठा बनाते हैं स्थितिज ऊर्जा का। चलिए देखिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए पढ़े हम सूत्र 1/2, सिर्फ 2 तरह का सूत्र पढ़े धारिता के लिए, स्थितिज ऊर्जा संधारित का 1/2 CV स्क्वायर, या यही होता है 1/2 Q स्क्वायर बटे C, मतलब किसी चालक का बोलिए या संधारित का बोलिए, दोनों उसमें लिखा थे या तो कंडक्टर बोलिए या कैपेसिटर बोलिए। ये U डैश 1/2 C के बदले C डैश V डैश का स्क्वायर, फर्स्ट, छोटे वाले का निकालेगा तो 1/2 C V का स्क्वायर सेकेंड, फिर डिवाइड कर दीजिए U डैश बाय U 1/2 C डैश V डैश का स्क्वायर 1/2 C V स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कैंसिल, C डैश का वैल्यू C इंटू एन पे पावर 1/3 और V डैश का पीछे निकाले V n पे पावर 2/3, इसका क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि V डैश का स्क्वायर है, नीचे में C V स्क्वायर, C से C कैंसिल, n पे पावर 1/3 इसका स्क्वायर कीजिए, V का स्क्वायर V स्क्वायर 2 है, 2 इंटू 2 कितना 4
बाई 3 नीचे में भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कैंसिल। अभी तक देखिए ये डिवाइड में हो रहा था, पीछे वाले में सब में ये क्या है, एक ऊपर में एक नीचे में, यहाँ दोनों ऊपर में ही, दोनों ऊपर में है, इसका मतलब इस बार ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। 3 पे पावर 1 जोड़ 4 कितना 5, 5/3। तो आंसर क्या बन गया, u डैश बटे u बराबर आया आपके पास आंसर कितना 5/3। तो u डैश निकालिएगा तो कितना होगा, u इधर जाके इंटू हो जाए। तो इस तरह से छोटे बूंद को मिला के जब बड़ा बूंद बनाते हैं तो कुल 6 तरह का आंसर बनता है। मतलब स्मॉल ड्रॉप को जब कंबाइन करके एक लार्जर ड्रॉप बनाते हैं, बिगर ड्रॉप बनाते हैं, इस 6 तरह का आंसर बनता है। इस पे जो क्वेश्चन होता है वो कर चुके हैं आप, और इसके आगे का कल पढ़ते हैं।